डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आप लोगों की डिमांड थी कि जो एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किया जाए। तो आज हम लोग क्लास 12 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की किताब की टेक्स्ट बुक उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो आपका आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। और बाकी किताबें जो मैं पढ़ा वो बाकी अन्य कंटेंट अवेलेबल है, तो लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि एनसीईआरटी से आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी कई लोगों की मनसा है, डाउट है और इनिशिएटिव कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपका कंसेप्ट जो है क्लियर है तो आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ फैक्चुअल चीज़ें एनसीईआरटी की इसमें जो समाहित है बस फैक्चुअल है, ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं। और याद रखिए ये जो आपका समय है बहुत ही क्रूशियल है। अगर इस समय को आपने अगर हैंडल कर लिया, प्रॉपरली मैनेज कर लिया, तो आपका मतलब कि सिलेक्शन तय है। क्योंकि इसी में आप हाइपर थिंकिंग करने लगते हैं या टेंशनाइज्ड हो जाते हैं या और आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, ये सोचते हैं ये कर लें वो कर लें, ये पढ़, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना आपके पास कंटेंट है जो भी है पढ़िए और उसको 1 2 3 4 5 जितना ही बार रिवाइज हो सके उतनी बार रिवाइज करें। मैटर ये करता है कि आपने रिवाइज किया है, न कि आपने कितना पढ़ा है। तो ये आप इस बात को गौर कीजिए, ध्यान रखिए। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि एक और चीज़ जान लीजिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आप बार बार उस पर कह रहे हैं तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन पिछली बार टीआरई 1 में तो कुछ 1 2 आए थे, लेकिन टीआरई 2 में बिल्कुल वैसा नहीं आया। लेकिन टॉपिक वही है, कंसेप्ट लेवल वही है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ गई है। वो उसी टॉपिक को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपसे पूछ दिया गया है। तो बेहतर है कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर कहीं से मिले उसको सॉल्व कीजिए, या जो अन्य अदर स्टेट में एग्जाम हुए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के उसको भी सॉल्व कीजिए। उसी क्रम में हम लोग चंडीगढ़ पीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे और कल या परसों हम लोग यूपी पीजीटी का और एक आरपीएससी का पेपर सॉल्व करेंगे और एक डीएसएसबी का 4 पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग ज़रा इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर किसी को पेड पीडीएफ की आवश्यकता है या उसको ज़रूरत फील हो रही है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पैसे नहीं करें कि आप लीजिए, बिल्कुल नहीं। जो भी मैं बार बार जो भी कंटेंट है आप उसको पढ़िए और सॉल्व करते रहिए। अगर किसी को भी फ़िलहाल ज़रूरत है तो 916113 और 363 कॉन्टैक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और चूँकि याद रखिएगा ये पेड होगा और ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है या उस लेवल का है उसमें हम लोग इसको अवेलेबल कराते हैं। तो समय भी है, आप इसमें ज़्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं, जो भी आपके पास है उसको सॉल्व कीजिए। चलिए छोड़िए सब बातें। पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, केवल हम लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। लगभग इसमें 100 MCQs हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। बस मैं ये जो चीज़ें हैं आपके रिकॉल करने के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं, ताकि जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल हो जाए या मेमोराइज हो जाए, एक बार आपको उसको रिवाइज कर लें, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो याद रखिए शीत युद्ध की शुरुआत ही 1945 के बाद से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला? तो याद रखिएगा शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चला। ये साम्यवाद बनाम पूंजीवाद, लोकतंत्र बनाम समाजवाद, या उत्तरी ध्रुव बनाम दक्षिण ध्रुव, और ये सोवियत बनाम अमेरिका के बीच, ये तमाम ऐसी उपमाएँ दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर, और इसी को लोकतंत्र बनाम पूंजीवाद, हाँ पूंजीवाद बनाम ये साम्यवाद भी है, लोकतंत्र बनाम फांसीवादी, या कह सकते हैं लोकतंत्र बनाम साम्यवाद है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? शीत युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे हैं? तो ये सोवियत संघ एवं अमेरिका के बीच सैद्धांतिक मतभेद था, सही है। विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद था, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण था। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना 1917 में हुई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? तो लाल सेना किस देश की? सोवियत संघ की सेना को रडार बोलते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया?
हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग 6 और 9 अगस्त 1945 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है मार्शल योजना कब शुरू हुई? तो मार्शल योजना 1948 में शुरू हुई। आप क्वेश्चन नंबर 8 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? तो सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? 1948 में। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949। पूछा जा चुका है CU, C2, सेंटो, ये सब आपको याद होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ये या सार्क हुआ, आसियान हुआ या ओएस हुआ, ये सब। क्वेश्चन नंबर 10 है नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाटो की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। याद रखें ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जो NCERT की टेक्स्ट बुक है उससे ये फैक्चुअल क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस फैक्ट के आधार पे। बाकी जो आपसे कंसेप्ट आधारित पूछेगा तो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे या वो कंटेंट या टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक है अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप सॉल्व कर लेंगे। बस ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये 1971 में बना। क्वेश्चन नंबर 13 है अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई? तो अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना 1974 में हुई। क्वेश्चन नंबर 14 प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1985 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 क्यूबा की मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, पूछ देगा सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे क्यूबा संकट मिसाइल के समय, या अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो क्यूबा की मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चेव थे। क्वेश्चन नंबर 16 मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना यूरोप के देशों के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? देखिए तो नाटो से संबंधित जो विकल्प है होगा कि उत्तर अटलांटिक संधि ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। लेकिन देखिए किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, यानी जो यूनिपोलर सिस्टम है किस देश के कारण हुआ? तो ये अमेरिका की वजह से होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो क्या कौन सा विकल्प सही होगा? अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग की संयुक्त राष्ट्र का गठन सही है। आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना सही है। राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा भी सही है। तो डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से हेलसिंकी सम्मेलन या हेलसिंकी भावना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नवजागरण का परिणाम था? तो ये था एशियाई महादेश या एशियाई महाद्वीप बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? तो ये इसमें तो सभी होंगे, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, टिट्टो और ये तीनों सामने, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 नेहरू, नासिर, टिट्टो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैन्य गुट से अलग रहना, ये तीनों ही इनकी विशेषताएं हैं या उनकी विचारधारा में शामिल थी। तो डी होगा उपयुक्त सभी। 24 गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है प्रमुख कारक? तो इसमें भी जो होगा एक तो शीत युद्ध है, सैनिक युद्ध से अलग रहना और राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा। तो ऑप्शन तीनों सही है। तो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? तो ये था साम्यवादी चीन को। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नांकित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो आप सभी को पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1939 लेकर 1945 तक चला। क्वेश्चन नंबर 28 क्यूबा मिसाइल संकट के समय राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अभी मैं कहीं रहा था, देखिए प्रश्न आ गया। और उसके साम्यवादी जो रूस है उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो और यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे आपको याद होना चाहिए। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो
अमेरिकी राष्ट्रपति हुए वो जॉन एफ कैनेडी साहब हुए। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, कि निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? बाल्टिक गणराज्य लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया तीनों थे। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई। रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 1917 में हुआ बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 34, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी? तो ये रूसी साम्यवादी समाजवादी लोकतांत्रिक दल की सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व दिया? तो उसने राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को सबसे अधिक महत्व दिया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रमंडल जो है आपका ये 1991 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कि सभी गणराज्य की स्थिति एक समान है, परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं। तो डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत करने वाले आपके मिखाइल गोर्बाचेव हुए। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई तो इसकी कुल सदस्य संख्या 25 थी। क्वेश्चन नंबर 40, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया? तो नवीन यानी जो नियो है ये जो कब आया? तो ये 1970 के दशक में आया। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 42, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो ये सोवियत संघ का सैनिक गुट था और अमेरिका का क्या था? नाटो। इसी के परिणाम स्वरूप वार्सा का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? ये वर्ष आपको कभी भूलना नहीं, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। क्यूबा संकट 1962 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप हुई। क्वेश्चन नंबर 46, सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया? तो दिसंबर 1991 में। 47 देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव हुए। क्वेश्चन नंबर 48, मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? तो ये 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 49, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो ये 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ। 50 देखिए कि बर्लिन की दीवार प्रतीक है किसका? उग्रता का। क्वेश्चन नंबर 51, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? तो लगभग 150 किलोमीटर इसकी दीवार की लंबाई थी। क्वेश्चन नंबर 52, पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियां थी? तो ये सोवियत संघ की नीतियां थी, क्रुश्चेव द्वारा दिया गया। पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो आप सभी को पता है कि मिखाइल गोर्बाचेव थे। पेरेस्ट्रोइका नामक पुस्तक की रचना किसने की? मिखाइल गोर्बाचेव ने की। क्वेश्चन नंबर 55, केजीबी क्या थी? तो केजीबी साम्यवादी गुप्तचर संगठन थी। 56, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ये बोरिस येल्त्सिन ने निभाई। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देश कौन से आते हैं? सोवियत संघ के देश दूसरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी जो है आपकी क्या है बताइए? शॉक थेरेपी आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था। पहले तो आप पैसा दीजिए, फिर उसके बदले उनके वहाँ के संसाधनों का शोषण कीजिए। जो बड़े बड़े देश हुए, खासकर अमेरिका के द्वारा या सोवियत संघ के द्वारा या जितने भी क्या मतलब कि विकसित राष्ट्र थे, वो विकासशील राष्ट्रों को शॉक थेरेपी के माध्यम से अपने वश में करते थे या उनके वहाँ के नीतियों को प्रभावित करते थे। 59 देखिए कि शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई? तो 1990 के दशक से हुई। क्वेश्चन नंबर 60, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई? ये घटना हुई 1990 में।
क्वेश्चन नंबर 61, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो खाड़ी युद्ध आपका 17 जनवरी 1991 को प्रारंभ हुआ। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो सद्दाम हुसैन थे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति देना। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 63, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये 27 फरवरी 1991 को समाप्त हुआ। अगला प्रश्न कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? ब्लू जींस रिलेटेड आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई, अमेरिका की वर्चस्व में वृद्धि हुई, शक्ति संतुलन का खतरा उत्पन्न हुआ। ये तीनों सही है, तो डी होगा प्रयुक्त सभी सही। फिर से बता दें प्यारे दोस्तों, हम लोग ये जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है क्लास 12 की, उसका जो उसी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, जो फैक्चुअल बेस हैं, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 की जो टेक्स्ट बुक है उसके आधार पे। इसमें खासकर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। वैसे पहले हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो मैराथन है उसमें भी तमाम चीज़ें हैं, आप उसको देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे? ये आज़ादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मानता है क्योंकि जो परमाणु अप्रसार संधि वो भेदभावपूर्ण है, वो इसको भेदभावपूर्ण मानता है, इसलिए वो इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध करने वाला फ्रांस था। अगला प्रश्न है 69 अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? तो ये 1991 से माना जाता है जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। 70 भारत को कब परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? 2008 में जब 1-2-3 ट्रीटी हुई। क्वेश्चन नंबर 71 कि अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पार्शियल टेस्ट बैंडिटी यानी पीटीबीटी पर कब हस्ताक्षर किया? बताइए। उसने 1964 में ही कर लिया था। 72 की देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये इसका आंसर 1964 होगा। क्वेश्चन नंबर 73 विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास की मद में खर्च करता है? तो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए यानी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 74 कि भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना या पूर्ति के लिए, डी होगा। 75 अमेरिकी राज्यों का संगठन ओएस किस संधि से व्यवहारिक रूप में अस्तित्व में आया? तो ये थी रियो की संधि के माध्यम से। 76 यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये 1948 में हुई। नेक्स्ट है यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई? तो यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति 1949 में हुई। 78 यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? तो ये 1992 में हुई। क्वेश्चन नंबर 79 यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? तो उसका मुद्रा का नाम यूरो है। क्वेश्चन नंबर 80 मार्शल योजना कब तैयार किया गया? तो ये 1947 में तैयार किया गया। 81 मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति या पॉलिसी किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई? ये था चीन। क्वेश्चन नंबर 82 हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा? तो ये 1954 और 55 के समय जब पंचशील सिद्धांत लागू किया गया। 83 दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी इसी को आप क्या बोलते हैं? आसियान बोलते हैं। तो क्या संक्षिप्त नाम आसियान का है ये। 84 की सेटू की स्थापना कब हुई? तो सेटू की स्थापना 1954 में हुई। 85 देखिए आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 1967 में हुई।
86 इनमें से कौन आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा संस्थापक सदस्य भारत नहीं है, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य कौन है? तो इसका मुख्य उद्देश्य कि सदस्य राष्ट्रों के बीच विकास एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। 88 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया को रोगी कहकर पुकारा जाता था? देखिए बहुत बड़ी बात है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो 1949 के पूर्व जो एशिया का रोगी था वो चीन था, और अब वर्तमान में देख लीजिए। 89 यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? याद रखिएगा ये यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है यूरो। 90 राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो राष्ट्र संघ, याद रखिए राष्ट्र संघ पूछ रहा है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। 91 राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो उसकी मूल उद्देश्य था युद्धों का निवारण, शांति की स्थापना, मानवाधिकार अधिकारों की रक्षा। तो डी होगा, उपयुक्त सभी सही आंसर हुआ। 92 सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया? सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से 1939 में निकाला गया। 93 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो 25 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इसके चार्टर को स्वीकार कर लिया गया, और 24 अक्टूबर 1945 तक भी सदस्य राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, और इसी दिन से इसकी स्थापना माना जाता है। और प्रत्येक 24 अक्टूबर को आप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ दिवस मनाते हैं, आप यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। 94 एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है। 95 सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है? तो ये रखिए याल्टा सम्मेलन में। 96 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में बन गया था, संस्थापक देशों में से एक है भारत। परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो इसके प्रमुख तत्व शक्ति संतुलन है, गठबंधन बनाना है और सामूहिक सुरक्षा है, इसलिए डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98 वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ? ये 1990 के दशक में हुआ। पहले दोस्तों फिर से हम आपसे बता दें कि हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो TRE 3 है उसी के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसी क्रम में जो NCERT है, NCERT की बुक जो 12th की बुक है उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल जो MCQs है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जो पूरे टेक्स्ट बुक का जो फैक्ट है 12th की पुस्तक उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें फैक्चुअल को आप फैक्चुअल जो नोट्स हैं या कोड्स हैं उसको आप बतौर मतलब कि ध्यान में रख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे यही GS में भी आ जाता है और सब्जेक्ट में तो आता ही है, तो जो फैक्चुअल आपको याद नहीं रहता है तो आपको याद हो जाए, ताकि 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाए। जरूर इसे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, 1-2-3 क्वेश्चन जरूर आता ही है। और कई लोग डिमांड भी कर रहे थे कि NCERT को MCQs को सॉल्व किया जाए। याद रखिए कि NCERT के MCQ सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे BPSC का, उसमें NCERT की टेक्स्ट बुक से बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन सिलेबस वही है और टॉपिक भी वही है, चैप्टर्स में, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है। इसलिए आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कोई कहता है कि केवल NCERT से आएगा, तो इस भ्रम में मत रहिएगा आप, नहीं तो सबको BPSC को भी पता है कि लोग NCERT पढ़ते हैं, NCERT रट लिए हैं, ये भी याद रखिएगा। इस बात को भी समझना है कि जो एग्ज़ाम कराने वाली संस्था आपसे कई गुना होशियार है, इस फैक्ट को आप नहीं समझते हैं। तो जिस संस्था में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पहले उसको समझिए, उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको समझिए, फिर उसकी जो क्वेश्चन जो सेट कर रहा है उसकी मेंटेलिटी को समझिए, कितनी गहराई तक जाके आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसी गहराई तक जाके आपको तैयारी करनी है। और पेड PDF के लिए हम बताते हैं कि अगर पेड PDF चाहिए तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये है व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार। 100 क्वेश्चन नंबर 100 कि 1987 में हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता, मॉन्ट्रियल समझौते में मुख्य परिणाम क्या आया? तो वर्ष 2000 तक CFC पर पूर्ण प्रतिबंध, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध किससे है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है, GS में भी आता है ये। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने सन 2002 में हस्ताक्षर किया। तो ये था आपका BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए जो 12th की
एनसीईआरटी की पुस्तक है, उससे फैक्चुअल क्वेश्चंस एमसीक्यू जिसको हमने सॉल्व किया, आप इसको अच्छे से एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करा दिया। मैं फिर से कहूँगा, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, उतना ही आपके लाभदायक है। नेगेटिविटी मन में नहीं लाना है। याद रखिए आपकी प्रबल संभावना है, क्योंकि एसटेट अब ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं बचे हैं, और इसमें अगर आपका नहीं हो तो फिर TRE 4 में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एसटेट देख लो नए कंपटीटर्स आ जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ी सी अपनी क्या मतलब कि जो आरामदायक ज़िंदगी है 4-5 दिन की, उसको त्याग दीजिए। सोशल मीडिया से दूर रहिए, दोस्तों रिश्तेदारी नातेदारी से दूर रहिए। बस एक सिलेक्शन आप ले लीजिए, उसके बाद सब सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस।